हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो हम लोग इसमें देखने वाले आप लोगों का विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगातार बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा और इससे आप लोग 100% एग्जाम में सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर पहली बार आ रहे हो चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों का धुआंधार लाइव क्लास चल रहा है, आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है पीडब्ल्यू जैकबोर्ड पर, जहां से एक भी क्वेश्चन आप लोग का भैया बाहर आने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाओ। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है, और एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। यहीं से आप लोग का समझ लो सारा पेपर सेट होने वाला है, यानी सारे प्रश्न यहीं से आप लोगों का एग्जाम में बनने वाला है। चलो तो शुरू किया जाए। शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए और आप लोगों को बिना इंतजार करवाए हुए। पहला प्रश्न क्या है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बिंब से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, यानी प्यारे बच्चों, वस्तु कहां पर रखी होनी चाहिए, तो बता दो। आप लोगों को अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, कब पता है, जब वस्तु को हम लोग कहां रखते हैं, पी और एफ के बीच में। ये देखो, ये आपका अवतल दर्पण हो गया है ना, और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये मान लो है एफ, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव पी। यहां पर जब किसी वस्तु को रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है बेटा पीछे बनता है और बड़ा बनता है ना। यानी पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। देख लो, दर्पण के आगे अगर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, पीछे बन रहा है तो आभासी। तो आभासी एक ही कंडीशन बनता है जब पी और एफ के बीच में रखते हैं, बाकी सब में बनता है क्या, वास्तविक। तो क्या होता है, पी और एफ, पी मतलब दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो देखो आर इक्वल टू कितना होता है ना, आर इक्वल टू होता है 2f, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ इक्वल टू आर बाई टू, है ना, जो भी है उसको मार दो। देखो आर इक्वल टू 2f है ना। देखो आर इक्वल टू 2f क्यों होगा, क्योंकि ये वाला दूरी आपका क्या कहलाता है, एफ फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वाला दूरी फोकस दूरी कहलाता है ना, और ये वाला दूरी कहलाता है आर। तो आर क्या होगा ना, इस फोकस दूरी का दोगुना है, यानी 2f हो जाएगा। तो ये आर इक्वल टू 2f लिखी हुई है, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न समझना है आपको। अगला है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है, ऐसा समझ लो, है ना। ऐसा ये मान लो इसके अंदर जल है ना, ऐसे प्रकाश किरण इसमें आ रही है। अब इसमें क्या, हवा से निकलेगी, हवा में निकलेगी, तो अब इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन क्या ये जल है, ये आप लोगों का सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम। और ये हवा में निकलेगा, मतलब किसमें निकल जाएगा, विरल माध्यम में निकला। याद रखना, विरल माध्यम प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, इस प्रकार से समझ रहे हो। ये आपका अभिलंब हो गया ना, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे दूर हट गया। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बस याद रखना, अगर विरल से सघन में जा रहा है तो सघन क्या होता है, मोटा माध्यम, यानी इसका स्पीड को कम कर देगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब सघन से विरल में जा रही है तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। बस ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखना। आगे देखो, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बहुत सारे बच्चे अवतल लेंस का भूल जाते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण का कभी नहीं बोलते। बोले सर क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है ना, बाइक के साइड मिरर में, हर एक गाड़ी के साइड मिरर में। तो ये हमेशा क्या बना, देखना, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या बनाता है, सीधा, और क्या, आभासी। तो जैसा उत्तल दर्पण बनाता है डिट्टो ऐसा अवतल लेंस बनाता है। उत्तल दर्पण जैसा बनाता है, अवतल लेंस वैसे बनाती है। तो अवतल लेंस भी कैसे बनाएगी, बिल्कुल क्या बनाएगा, सीधा और छोटा बनाएगा। जैसे उत्तल दर्पण बनाता है उस प्रकार अवतल लेंस बनाएगा, और जैसे अवतल दर्पण बनाता है वैसे उत्तल लेंस बनाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, बनाएगा सीधा और छोटा। लेंस की क्षमता कैसा मतलब होता है, डायोप्टर, बेटा याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और क्षमता का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, जहां एफ आपका किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगला है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे मान लो आप यहाँ पर समतल दर्पण के चुन्नू मुन्नू सा राही हूं, खड़ा हो गए, तो आपका प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा ना। तो मैंने कहा जब भी किसी दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बना है, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कुछ भी, अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी होगा, और आगे बन रहा है तो वास्तविक होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, समतल दर्पण में पीछे बनेगा, मतलब आभासी, और आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, है ना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखना, मानव नेत्र यानी हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है, रेटिना पर। और रेटिना मतलब होता है दृष्टि पटल, तो क्या हो जाएगा, रेटिना, और इसी को बोलते हैं क्या,
दृष्टिपटल, है ना, दृष्टिपटल। और हमारी आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है कि आंखों का रंग भूरा होगा, काला होगा, लाल होगा। बोलता है ना, ये काली काली आंखें, ये भूरी भूरी आंखें, मतलब आंखों का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है, यही इस पर, परितारिका पर, याद रखना। और कॉर्निया सबसे बाहरी झिल्ली होता है, एक प्रकार से समझ लेना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर से कोई नहीं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर बना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 35 नहीं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग पूछा हुआ है, लेकिन ऐसा, चलो इसको छोड़ दो, आगे देखो। द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? द्विफोकसी लेंस, तो याद रखना द्विफोकसी से जरा दृष्टि दोष को ठीक होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपको पता है, तारों से जब रोशनी आता है वायुमंडल में लगातार इनका अपवर्तन होता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तो इस प्रकार से क्या ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति यानी P इक्वल टू क्या होता है? VI। P इक्वल टू VI, यानी भैया ये तो सही हो गया। अब V इक्वल टू अगर IR लिख दूंगा, V की जगह क्या लिख दूं? I R, जो होता है V का फॉर्मूला IR, तो उधर से I पहले से है, यानी I इंटू I क्या हो जाए? I स्क्वायर R, यानी I स्क्वायर R भी कहीं पे है तो सही हो जाएगा ये भी। और अगर मैं I की जगह पे V बटा R लिख दूं, तो I की जगह पे, तो क्या V तो पहले से I की जगह पे V बटा R लिख दिया, यानी क्या हो जाएगा? V इंटू V स्क्वायर बटा R, क्या है? क्या ये भी है? V स्क्वायर बटा R, यानी ये आपका नहीं होगा। ये क्या होगा? ये नहीं होगा, यानी यही वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला नहीं होता शक्ति का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बेटा? तो याद रखना, प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है, और इसको हम लोग उल्टा लौटा से डिनोट करते हैं। जूल किसका होता है? ये भी याद रख लो, जूल होता है कार्य का। कार्य का मतलब जूल होता है। और वाट किसका? अरे आप में शक्ति रहेगा तब तो वाट लगाओगे, है ना, तो शक्ति क्या हो जाएगा? और कुलम, ये भी याद रख लो, कुलम होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का। देखो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है, और ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर आप पढ़ोगे तो बता पाओगे आराम से। देखो अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है? विद्युत चुंबक के प्रेरण में क्या होता है? तो सुन लो, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। बिल्कुल, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण, यानी दोनों का गति के कारण क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा होने लगती है। कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है ना, बहने लगती है। अगला तो गर्म जल वाला आपका सिलेबस से आउट हुआ है। गर्म जल को गर्म पानी पीने दो। अभी आप लोग देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे ना। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन होता है उष्माक्षेपी। जैसे श्वसन क्या लिया हम लोग? अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, खाना को पचा रहा है, ऊर्जा दे रहा है, तो एट लास्ट ऊर्जा तो दे रहा है ना। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें हमें ऊर्जा मिल रही है ना, हमें उष्मा मिल रही है, तो क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया दी है ZnO प्लस C, और यहां से बन रहा है ZnOCO। किसका उपयोग नहीं यहां पर बोला है, किसका उपचयन हो रहा है? क्या? किसका उपचयन? तो देखो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन होता है। C से क्या बन गया? CO, यानी ऑक्सीजन जुटा C में, तो C का उपचयन हो रहा है। अगर पूछता अपचयन किसका हो रहा है, तो जिससे ऑक्सीजन हटा, तो किससे हटा? ZnO से हट के Zn हो गया ना, तो ये आपका अपचयन हो जाएगा। आगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत, काला, लाल, पीला। बोलो, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? जी हाँ, फटाफट से बोलोगे। चलो एक मिनट रुक जाओ। हो गया? चलो, सिल्वर, अरे सिल्वर क्लोराइड वही जो आपको पता है ना भाई, एक प्रकाश आता है उसमें सिल्वर क्लोराइड रखा रहता है ना, इसमें, और इसमें धूप पड़ता है, फिर ये टूटता है सिल्वर में और क्लोरीन में। तो याद है, इसका जो होता है ना, इसका रंग होता है श्वेत, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। बिल्कुल, ये क्षार है, और क्षार क्या करता है ना? क्षार लाल को नीला ही करता है। सही बात है। अम्ल है, नीला को लाल हाँ करता है।
ये क्या है, ग्लूकोज है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। ये बिल्कुल सही, मेथिल ऑरेंज कृत्रिम ही है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है ना, ये ना अम्ल है ना आपका क्षार है, तो ये ना लाल को नीला करेगा, नहीं नीला को लाल करेगा, ये कुछ हो नहीं करेगा बाबा, है ना। आगे देखो, निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो याद रखना 7 से अधिक होता है क्षार का। तो यहां पर क्षार कौन है? जठरक्त आपका क्षार है, क्योंकि जठररस भी अम्ल है, नींबू तो अम्ल है ही, शुद्ध जल आपका उदासीन है, यानी 7 होगा पीएच मान। तो किसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा? रक्त का। किसका हो जाएगा बेटा? रक्त का। आगे देखो, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसी? तो अधातु को ऑक्साइड अगर बोलेगा तो अम्लीय हो जाएगा, लेकिन अगर धातु का ऑक्साइड बोलेगा, धातु का ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? तब क्षारीय हो जाएगा, है ना। ये चीज याद रखना। और ऐसी ऑक्साइड जो अम्ल और धातु दोनों वाला गुण दिखाता है ना, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक, और बोलते हैं उभयधर्मी। जैसे आपका हो गया Al2O3 और एक हो जाएगा ZNO, है ना, ये सब। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल कहां से मिलता है हमें? चाय, वेनिला, दही, तो दही से मिलता है ना लैक्टिक अम्ल, दूध दही से। निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? बताओ। ब्रोमीन पाया जाता है या फिर मरकरी, दोनों की में से कोई नहीं। तो याद रखना, ब्रोमीन भी पाया जाता है और मरकरी भी। ब्रोमीन जो है क्या है? ये अधातु है। क्या है बेटा? ये आपका अधातु है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम है। और मरकरी क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी। क्लियर है? चलो आगे देखो, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? कौन सबसे कम? तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो अभी महंगा है कौन? कौन? अब कमेंट बोल दो, सबसे कम अभी वही अभिक्रियाशील है जो सबसे ज्यादा अभी महंगा है ना। कमेंट बोल देना, आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, गोल्ड। अब गोल्ड का क्या होता है बोल दो, उतना तो बोल ही सकते हो। एक्वारेजिया में पाया जाता है, बताओ। एक्वारेजिया में बता दूं, उसमें आपका आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी होता है, यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, अनुपात कितना होता है? तो याद रखना, ये 3 अनुपात में होता है, ये 1 अनुपात में होता है, यानी 3:1 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब ये 3:1 में मिली हुई होती है। एक्वारिज्म में क्या पाया है? तो सांद्र HCl भी रहता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी रहता है, यानी क्या हो जाएगा? इनमें से मतलब दोनों हो जाएगा। ब्यूटेनोन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार ब्यूटेनोन से कीटोन, ब्यूटेनोन से कीटोन, है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाहरी, ये तो आपका हटा है सिलेबस से, हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? CO2 तथा जल। बिल्कुल सही बात है। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधे जो हर प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, नहीं क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, कई बार पहले ही पढ़ा चुका है, जिसको हिंदी में वृक्काणु भी बोलते हैं। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बेटा मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। एक में आपका बाबू रहेगा, एक में आपका जानू, एक में सोना, एक में सोनी, सब रहेगा, है ना। हृदय में पूरा दुनिया रह जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताओ। इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन की, साइटोकाइनोन। तो ये आपका एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनोन। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? हमारा शरीर का प्रमुख समन्वय मैनेजमेंट का केंद्र क्या है? अरे आला रे आला, ये दिमाग पटला, तो क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किया। मुकुलन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम के लेशमानिया में, ईस्ट में। अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन हो जाता है ना। आई बात समझ में? परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है, पूरा पूरी पक्व हो जाता है, तो फिर बनता है फल। अंडाशय ही परिपक्व होकर फल बनते हैं, है ना। क्लियर है? और अंडाशय के अंदर फिर बीजांड होता है। ये तो समझाता नहीं है। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बताओ, कौन निर्माण कर रहा है? घास को खा रहा है गेहूं, गेहूं घास थोड़ी खाता है। घास को खा रहा है बकरी, और बकरी को खा रहा है मानव। ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपका सही हो जाएगा। बाकी कोई भी इस प्रकार से नहीं। बकरी को खा रहा है गाय, बिल्कुल भाई ऐसा तो होता थोड़े है। घास को खा रहा है मछली, हाँ खाता है, लेकिन मछली को बकरी थोड़े खाएगा, तो ये भी गलत है। निम्न में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से उत्पादक कौन है? बताओ। 38 नंबर। यहाँ पर आप लोग का ये हट चुका है, क्यों? सिलेबस से नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा, मेढक, ग्रास हॉपर की घास। तो ग्रास हॉपर या घास, कौन उत्पादक है बोल रहा है? उत्पादक यानी भैया वो क्या भोजन, वो किसी को खाता नहीं है, बल्कि उसी को सब लोग खाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा। ये आपका उत्पादक है। क्लियर है? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे और भी आएंगे, वीडियो को देखना जरूर, एक भी मिस मत करना। और आप लोग लाइव में नहीं जुड़ रहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक है यार, जुड़ो और फोड़ो एकदम, है ना, PW जैकपॉट पर। और आप लोग और इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होंगे, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।